हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने अपने चहेते यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेकर आया हूं लगभग 200 एमसीक्यू सवाल, जो कि रेलवे के द्वारा अब तक पिछले 10 सालों में जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल साइंस से संबंधित प्रैक्टिस सेट के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। 200 सवाल जो कि साइंस से प्रैक्टिस के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप रेलवे की तैयारी, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, या जेई हो, या एलपी टेक्नीशियन हो, या एसएसई हो, जहां कहीं भी रेलवे से साइंस से संबंधित प्रैक्टिस सेट पूछा जाता है, वो सारे सवाल आपके रूप जो ये सवाल है आपको बेनिफिट मिलने वाली है। तो जरूर अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। 200 सवाल लेकर आए हूँ, बहुत सारे कंटेंट यहाँ से आपको मिलेगी और बहुत ही कंटाप, और यहाँ से हम लोग इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। और ये सारे पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए हम लोग पहला सवाल आते हैं। पहला सवाल बहुत ही बेसिक और एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, तो जुड़े रहिएगा। पहला सवाल है कि अवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। बहुत ही शानदार सवाल, बेसिक सवाल है। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। एकदम बेसिक नॉलेज हम लेके आए हैं, जरूर अंत तक जुड़े रहिएगा। और याद रखना, यहाँ से 200 सवाल जो भी लाए हैं वो सवाल जो है ना एकदम टॉप मोस्ट सवाल है। अगला सवाल, दूरी मापने की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो याद रखना, दूरी मापने की सबसे बड़ी संख्या जो होती है, ऑप्शन आपका पारसेक, प्रकाश वर्ष, धारा और एम्पियर। तो बिल्कुल देखा जाए तो पारसेक जो होती है ना, दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। अब सोचिए, 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 1 पारसेक होती है। सोचिए प्रकाश वर्ष से कितना ज्यादा होती है पारसेक। दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है। बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना, एक प्रकाश वर्ष जो होती है वह 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर जो होती है वह एक प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। अगला सवाल, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होती है। तो याद रखना, ये सब बेसिक नॉलेज है। 1 लीटर जो है, और सवाल रेलवे में यही सब ज्यादातर पूछा जाता है, 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होती है। तो याद रखना है 0.2642। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, एक फर्मी में कितना मीटर होता है। ये भी शानदार सवाल है, बेसिक नॉलेज। तो यार ना, एक फर्मी जो होती है वह 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, कारवा बढ़ते जाएगा। और याद रखना है, एकदम जरूर जुड़े रहिएगा, हटना नहीं है। समय बहुत कम है, एनटीपीसी की एग्जाम होने वाली है। बहुत सारी कंटेंट यहाँ से आपको मिलेगी, बेसिक नॉलेज और प्रीवियस ईयर सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ हमारी बातों को जरूर तवज्जो दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे सवाल हम लोग आते हैं। तो लॉगरिथम का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना, लॉगरिथम का आविष्कार जो है वह जॉन नेपियर ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लॉगरिथम का आविष्कार जो है जॉन नेपियर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया था। ये भी शानदार सवाल है। तो यार ना, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादित जो है वह मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स प्लांक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया था। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, बहुत ही शानदार सवाल, वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। बहुत ही शानदार सवाल। याद रखना है, आर्द्रता जहां भी आ जाएगा हाइग्रो से संबंधित फिक्सर रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहां पर हाइग्रोमीटर हो जाएगा। वायुमंडल की आर्द्रता जो मापी जाती है वह हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। अगला सवाल 9 नंबर, एक एंगस्ट्रॉम मात्रक बराबर होती है किसके बराबर। तो यार ना, एक एंगस्ट्रॉम मात्रक होती है 10⁻⁻10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग आते हैं 10 नंबर सवाल, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करती है। बहुत ही शानदार सवाल है। याद रखना है, 200 सवाल जो लाए हैं वो सारे सवाल कहीं ना कहीं रेलवे के द्वारा अब तक पूछा गया है।
वो सारे सवाल जो रेलवे अब तक जितने भी एग्जाम लिया है सारे जगह पे पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे मैं सीरीज चला रहा हूँ, ये मेरा सीरीज का अगला लेक्चर है, तो प्लीज जरूर जुड़े रहिएगा। और याद रखना, हमेशा एक जहन में याद रखना है, हमें सपनों के पीछे भागना है, ना कि सपना के पीछे। ठीक है, तो जरूर हमारी बातों को तवज्जो दीजिएगा। और एकदम चलिए अगला सवाल, पृथ्वी के उपग्रह की कक्षीय वेग जो है किस पर निर्भर करती है? तो यह ना कक्षा के त्रिज्या पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? बहुत ही शानदार सवाल। तो एक चीज हमेशा याद रखना, घड़ी की चाबी में स्थितिज ऊर्जा रहती है, ये तो फिक्स है। जब घड़ी चलने लगती है वो उस टाइम जो है गतिज ऊर्जा में आ जाती है। तो याद रखना, यह जो है चलती हुई घड़ी का जिक्र नहीं किया, सिर्फ घड़ी का जिक्र किया है। और घड़ी के चाबी का संचित ऊर्जा, वो चाबी पर जिक्र किया गया है, मतलब यहाँ स्थितिज ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर सवाल, यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ जाए, संवेग 50%, तो उसका वेग तो उसका स्क्वायर में आता है, तो याद रखना है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब उसका स्क्वायर वेग में नहीं, गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है हाफ एम बी का स्क्वायर। तो याद रखना है हाफ एम भी का स्क्वायर, तो उस आधार पर निकाला जाए तो 125% बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 13 नंबर सवाल, अनुधेरी तरंग जो है किस पर उत्पन्न हो सकती है? बहुत ही शानदार सवाल, अनुधेरी तरंग। ठीक है, याद रखना है, यहाँ से हम जितने भी सवाल लेके हैं एकदम याद करवा के छोड़ेंगे, याद करवा के एकदम। अगर आप एकदम स्थिर होके बैठे हैं तो एकदम सोच लीजिए कि 200 सवाल याद हो जाएगा। अनुधेरी तरंग, अनुधेरी जो है ना, ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी माध्यमों में उत्पन्न हो सकती है अनुधेरी तरंग। अगला सवाल हम लोग आते हैं 14 नंबर सवाल, किस माध्यम में अनुप्रस्थ यहाँ प्र आया ना, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग जो है नहीं उत्पन्न हो सकती है? तो यह रखना, सबसे पहले ये ज्यादातर पूछा जाता है कि अनुप्रस्थ तरंग किस में उत्पन्न होती है। तो प्र यहाँ भी है और प्र से प्रकाश हम बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश में जो है, प्रकाश जो सूरज की लाइट है या लाइट जो भी हो, उसमें अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, और होती है, ये याद रखना है। याद रखना है, पानी में भी होती है, लोहा में भी अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो सकती है, पारा में भी हो सकती है, लेकिन हवा में उत्पन्न नहीं हो सकती है, केवल हवा में नहीं उत्पन्न हो सकती है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं अगला सवाल, 15 नंबर सवाल, प्रतिबल और विकृति के अनुपात जो है क्या कहलाता है? बहुत ही कंटाप सवाल, प्रतिबल और विकृति का अनुपात जो है यह क्या कहलाता है? तो यह ना प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात प्रत्यास्था गुणांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल आते हैं, पनडुब्बी किस पर आधारित है? शानदार सवाल, पनडुब्बी किस पर आधारित है? तो यार ना, पनडुब्बी मतलब पानी से संबंधित है, तो फिक्स है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, इसी पर आधारित है पनडुब्बी। ठीक है, चलिए अगला सवाल आते हैं 17 नंबर, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्यों? ये हमेशा बहुत ही बेसिक नॉलेज है, याद रखना है कि जो समुद्र में हम लोग तैरते हैं ना, तो वहाँ पर जो लवणता है, वहाँ की घनत्व है, वहाँ डेंसिटी जो है ना, नदियों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। वहाँ पर जैसे नमक की मात्रा समुद्र में ज़्यादा है, तो फिक्स से वहाँ पर ज़्यादा जो है डेंसिटी पाई जाती है। इस आधार पे जो है वहाँ पर तैरने में हम लोग को डूबने नहीं देता। ठीक है, डूबने नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इस आधार पे हमें तैरने में आसानी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से बहुत ज्यादा होती है, इसलिए तैरने में आसानी होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, तरंग अपसरव्य क्या कही जाती है, जिसकी आवृत्ति क्या होती है? एक बात हमेशा याद रखना है, कौन सी तरंग अपसरव्य जो हम लोग किसको कौन वाला सुन सकते हैं, कौन वाला हम लोग नहीं सुन सकते हैं, ये हमेशा याद रखना है। देखिए 20 हज से 20 हज के बीच के दौरान जो होते हैं, ये श्रव्य ध्वनि कहलाते हैं, ये श्रव्य ध्वनि कहलाते हैं। और यही जो है ना, हम लोग अपने कानों से सुन लेते हैं, ये हम लोग कानों से सुन लेते हैं। याद रखना है, हम लोग अपने कानों से 20 हज से 20,000 हज के बाद 20,000 हज के बीच के दौरान जितने भी हज श्रव्य है, वह आवृत्ति हमारे कानों में सुन सकते हैं। इसी को बोला जाता है श्रव्य ध्वनि, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अच्छा इसको बोलेंगे श्रव्य ध्वनि, ये तो सवाल नहीं कर रहा है, अब सवाल कर रहा है अपश्रव्य किसको बोलेंगे। तो फिक्स है 20 हज, तो मतलब 1 2 3 से 19 तक तो भी कोई श्रव्य होती होगी,
बहुत ही धीरे धीमी आवाज होता होगा, इसको बोलेंगे अपस्रव्य ध्वनि। याद रखना है। तो 20 हर्ट्ज से लेस देन, याद रखना है 20 हर्ट्ज से लेस देन जो है 20 हर्ट्ज से लेस देन 20 हर्ट्ज से लेस देन ये हम लोग नहीं सुन पाते हैं, इसी को बोला जाता है अपस्रव्य ध्वनि। ठीक है, याद रखना है 20 हर्ट्ज से लेस देन, 20 हर्ट्ज से कम मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी 19 तक है ना, वो 1 से 19 तक इस ध्वनि को हम लोग नहीं सुन पाते हैं, इसी को बोला जाता है अपस्रव्य ध्वनि। अच्छा, प्रास्रव्य ध्वनि किसको बोलेंगे? तो फिक्स से 20,000 हर्ट्ज से भी तो ज्यादा होगा, तो 20,000 हर्ट्ज से प्लस वाले जितने भी है 20,001 20,002 ठीक है 21,000 22,000 23,000 लाखों तक जितना भी साउंड है वो भी इंसान नहीं सुन पाता है, उसको बोलेंगे प्रास्रव्य ध्वनि। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत सारे कंटेंट याद हो गया होगा। 19 नंबर सवाल, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? शानदार सवाल है। तो यार ना, अगर ध्वनि की अगर जो बोला जा रहा है कि तरंग की ठीक है, अगर तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो उसके ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? तो ध्वनि का वेग भी आधा हो जाएगा, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तरंग की लंबाई आधा हो जाएगी तो उसका वेग भी आधा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल आते हैं, ध्वनि तरंगे क्या है? बहुत ही शानदार सवाल। तो यार ना, ध से ध्वनि, ध से अनुधैर्य, इसे याद रख सकते हैं ना। अभी हम बताए थे ना प्रकाश वाला, प्र से अनुप्रस्थ तरंग और प्र से प्रकाश, उसी तरह ध से धैर्य और ध से ध्वनि। तो यह रखना है ध्वनि तरंग जो है अनुधैर्य तरंगों में उत्पन्न हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, हल्का सा मोटा कर लेते हैं इस कलम को। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। तो यार ना, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है उसकी आधी वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बहुत ज्यादा बार यह सवाल पूछा जाता है। उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब जो है वह हमेशा कैसा बन सकता है? तो याद रखना, उत्तल दर्पण पर जो प्रतिबिंब है वह ज्यादातर बनते हैं काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस में हमेशा वास्तविक और सीधा बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक और सीधा बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23 नंबर सवाल, प्रकाश तरंगे क्या उदाहरण है? प्रकाश तरंगे का कौन सा उदाहरण है? तो याद रखना है विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग जो है वह यहाँ प्रकाश, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो प्र जहां आया प्रकाश से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फोटोग्राफिक कैमरे की अभिदृश्यक लेंस कैसा होता है? शानदार सवाल। तो यार ना, फोटोग्राफिक कैमरे की अभिदृश्यक लेंस जो है वह उत्तल लेंस होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। E=mc², ये बहुत ही फेमस जो सूत्र है ना, यह किसने दिया था? यह जो है आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा E=mc² दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है कि थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। थोरियम का नाभिक किस रूप में बदला जा सकता है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, पोलोनियम, रेडियम, किस में? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। थोरियम का नाभिक जो है यह यूरेनियम में बदला जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, फ्यूज का जो तार है वह किस पदार्थ पर होनी चाहिए? किस, उसका मतलब उसकी जो क्वालिटी है वह किस पर आधारित होनी चाहिए? तो याद रखना है फ्यूज का तार हम लोग क्यों लगाते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट है वह जो है अति भारण से क्षमता से बच जाए, इसीलिए मतलब तुरंत कट हो जाए, बिजली कट हो जाए। तो बिजली कट कैसे हो जाएगा? तुरंत जो फ्यूज का तार गल जाएगा तभी ना तुरंत बिजली कट हो जाएगी। तो याद रखना उसका निम्न गलनांक रहती है, याद रखना इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं 28 नंबर सवाल, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है? बहुत ही शानदार सवाल। तो याद रखना है सबसे अधिक, देखो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो याद रखना है गामा किरणों में सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है, ठीक है, गामा किरणों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 नंबर, ऊर्जा का क्षय कम होता है। तो याद रखना है दिष्ट धारा में, ऊर्जा का क्षय जो है वह दिष्ट धारा में कम हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करती है? बेसिक सवाल। तो याद रखना ट्रांसफार्मर जो है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण
सॉरी चुंबकीय प्रेरण, विद्युत नहीं खाली चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है ट्रांसफार्मर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 31 नंबर सवाल। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो यार ना घरेलू प्रकाश में जो हम लोग घरेलू में इस्तेमाल करते हैं वह जो है समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र क्रम से स्थानांतरित होते हैं? तो यार ना विकिरण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो विकिरण प्रक्रिया के द्वारा ऊष्मा जो है वह स्थानांतरित हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 33 नंबर सवाल। न्यूनतम संभवतः तापमान कितने होते हैं, मतलब सबसे कम तापमान कितना तक जा सकता है? तो एक बात हमेशा याद रखना है, सबसे कम तापमान पर लास्ट 200 - 273 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट 273 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है। अगला सवाल 34 नंबर। यदि वायुमंडल ना होती तो दिन की अवधि कैसा होता? बहुत ही शानदार कंटक सवाल। तो यार ना ये वायुमंडल अगर ना होती तो दिन जो है कम हो जाता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो याद रखना है कोरोना भाग दिखाई देता है। लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो है तापमान रहती है कोरोना में। ठीक है, अगला सवाल है कोरोना वायरस नहीं समझ जाना, उसका नाम शुरुआत से कोरोना है। ठीक है, कोरोना वायरस तो बाद में है। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश किस सिद्धांत पर होती है? तो कांच से वायु में अगर जाए तो। अगर कांच से वायु में जाए सूर्य के प्रकाश तो आंतरिक परावर्तन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, अगला सेट प्रैक्टिस। लगभग 200 सवाल लेके आया हूँ, जरूर अंत तक जुड़े रहिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आप सीरियसली अपने मोड पे तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की एग्जाम लेनी है, रेलवे की सरकारी मतलब मेंबर में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। याद रखना है हमेशा कि अगर सफलता पानी है तो बहुत सारे जो है आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, कुछ पाने के लिए कहा जाता है ना, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ झेलना पड़ता है, तो बस वही सोचिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होती है? तो याद रखना है अपवर्तनांक में बेगनी रंग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेगनी जो है सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है? तो यार ना तरंगदैर्घ्य जो है ना सबसे ज़्यादा, ऐसे तो रेडियो तरंगदैर्घ्यों में सबसे ज़्यादा होती है, रेडियो तरंगदैर्घ्य। ठीक है, रेडियो तरंगदैर्घ्य में सबसे ज़्यादा होती है चुंबकीय तरंग, तो बिल्कुल रेडियो तरंग है। यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है, तो इस ऑप्शन के आधार पर दृश्य प्रकाश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 3 नंबर सवाल आते हैं। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यार ना प्रकाश की चाल में सबसे पहले रॉमर ने ज्ञात किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रॉमर। अगला सवाल 4 नंबर। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को कहाँ रखा जाता है? बहुत ही कंटक सवाल बेसिक फिजिक्स का। तो याद रखना है यह जो है सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को लेंस और प्रकाश के बीच में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर सवाल। जब प्रकाश वायु से कांच में जाती है तब कौन सी घटना होती है? तो यार ना उसकी स्पीड भी घट जाती है, वह जो है लंब से और झुक जाती है। प्रकाश जब सरल माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये मान के चलो यह एक कांच है, तो ऐसे अगर प्रकाश या तो वायु में है, यहाँ कांच में है, तो यहाँ सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अगर बीच में अगर ऐसे अभिलंब दे दें तो झुक जाती है, जबकि ऐसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाएगा, वह ऐसे झुक जाएगी। फिर यही सघन से विरल में जाएगा तो दूर हो जाएगा, जबकि ऐसे जाना चाहिए था दूर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो याद रखना इसमें कांच की अवधारणा क्या हो जाती है? याद रखना तरंगदैर्घ्य घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, TIR, यह जो क्या है? तो याद रखना हीरे का चमकना जो है, हीरा चमकता है ना, वह टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण ही चमकता है। हमारे जो सड़कों पर हो या रेगिस्तान में हो जो मरीचिका मिलते हैं, वह मतलब दूर से देखते हैं ना तो गर्मी में पानी की आभास होती है, वो भी एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हिस्सा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करती है? तो याद रखना ये भी प्रकाश की तंतु जो है वो भी
भी टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर सिद्धांत पर काम करती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल, प्रकाश ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? तो यार ना प्रकाश ऊर्जा को ना विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सौर सेल। सौर यानी यहां भी यही तो प्रकाश, इसी का मतलब प्रकाश होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो यार अपना डायनेमो, डायनेमो जो घूमती है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और जस्ट इसका उल्टा विद्युत मोटर करता है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो यार अपना सूर्य के केंद्र का तापमान जो है 1.5 इंटू 10⁻7 केल्विन होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यार ना सूर्य के केंद्र का दाब जो है 2 इंटू 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। 2 इंटू 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल, परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित है? तो यार ना नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु रिएक्टर हो गया, ठीक है, परमाणु बम हो गया, ये सारे जो है ना परमाणु बम, परमाणु रिएक्टर, परमाणु जहां आ गया वह विखंडन पर आधारित है, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, और हाइड्रोजन बम संलयन पर आधारित है। ऐसे यह सवाल बहुत ही बेसिक नॉलेज। अच्छा, अगला सवाल है ये है, परमाणु बम किस पर आधारित है? तो यह ना परमाणु बम जो है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। विखंडन अनियंत्रित, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा टुकड़ों में हो जाती है और अपार यहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है, उसी को कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। चलते 14 नंबर सवाल आते हैं, हाइड्रोजन बम अभी जस्ट हम बताते हैं हंसना मना है, यानी ह से हंसना, ह से हाइड्रोजन और स से संलयन, याद रखना है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 सिलिकॉन एवं जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं किस रूप में? तो यार ना सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वह चतुर्थ संयोजी के रूप में अर्धचालक होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है, तो याद रखना है एंडरसन। एंडरसन ने जो है पॉजिट्रॉन की खोज की थी। 17 नंबर सवाल, 1 कूलम्ब आवेश किसके बराबर होते हैं? तो यार ना 1 कूलम्ब आवेश जो है वह 6.25 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल, किसी तार की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? अच्छा, तो यह रखना लंबाई पर भी करती है, लंबाई ज़्यादा होती है तो प्रतिरोधकता भी ज़्यादा हो जाएगा। पदार्थ पर भी करती है, पदार्थ कौन से पदार्थ है, मतलब सोना का है, चांदी का है, तांबा का है या लोहा का है, वो भी तो निर्भर करता है। लोहा का है तो बहुत ज़्यादा प्रतिरोध, अगर चांदी का है तो बहुत कम, तांबा सोना का है तो और कम। ठीक है, तो इस पर निर्भर करता है, बिल्कुल दूसरों पर भी निर्भर। अच्छा, क्रॉस सेक्शन, अगर कहीं कटिंग है, कटिंग को हम जोड़ दिए, फिर कटिंग को बीच में दूसरा भाग में ले जाए तो उसमें भी प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, इसमें भी नहीं, मतलब उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ हो जाएगा सभी, राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, 1 वाट घंटा किसके बराबर होती है? तो याद रखना है 3.6 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैक संख्या का उपयोग किस पर निर्भर करता है? किसके चाल पर निर्भर करता है? तो बिल्कुल जो विमान होते हैं ना, विमान जो हवाई जहाज होते हैं या रॉकेट्स उड़ते हैं, उस पर जो है ना विमान, रॉकेट, ये सारे जो है उसी पर मैक संख्या पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय क्या होते हैं? तो याद है कार में जो इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अगला सवाल 22 नंबर सवाल, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, तो एकदम बेसिक सवाल, 25 सेंटीमीटर देखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी 9-10 में हम लोग पढ़ लिए। प्रकाश की तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ये तो एकदम शानदार सवाल है। तो याद रखना प्रकाश के तरंग सिद्धांत, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, हाइगेंस ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखना हाइगेंस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल आते हैं, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे ज्यादा होती है? तो याद रखना है इंद्रधनुष का जो विक्षेपण जो है ना सबसे ज्यादा किसका होता है? तो याद रखना, अगर ये इंद्रधनुष है, अगर यहाँ हम टॉर्च मार रहे हैं तो याद रखना यह सबसे ज्यादा किस विक्षेपण किसमें ज्यादा होती है? सबसे नीचे क्या होती है? बेगनी, उसके वाइप जी और तो हम लोग पढ़ किए हैं, लास्ट में होती है आर।
ठीक है, लास्ट में क्या होती है आर। तो आर यानी रेड, सबसे ज़्यादा विक्षेपण जो है वह रेड यानी लाल का ही होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लाल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 25 नंबर सवाल। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है? तो याद रखना है, पानी के ऊपर अगर तेल जमा हो जाती है, दोनों तो मिलता नहीं है, तो ऊपर में तेल परत के रूप में बन जाती है, वह एक व्यतिकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? धूप के चश्मे की पावर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जीरो डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण किसका कारण है? तो यार ना, वायुमंडल में प्रकाश का जो विसरण होती है वह धूल कण के कारण होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है ना बेसिक सवाल फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वायुमंडल जो प्रकाश फैलता है ना, वह वायुमंडल में जो कण है, धूल है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, उसी के कारण फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, धूल कण। पास्कल किसकी इकाई है? तो यार ना, पास्कल जो है ना वह दाब की इकाई है, प्रेशर, दाब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है? तो यार ना, कांच से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अभी जो हम जस्ट बताए थे कि कोई भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसका वेग जो है ना, उसका गति जो है ना विरल यानी कम हो जाती है। तो यहाँ कौन है? तो कांच है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो यार ना, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा पहुंचती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विकिरण। 31 नंबर सवाल, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो यार ना, थर्मोस्टेट जो है एक समान ताप का बनाए रखना, यही कार्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो यार ना, शुद्ध जल का क्वथनांक जो है फ़ारेनहाइट स्केल पे लगभग 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कैसा होता है? तो यार ना, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक जो है लगभग 273 डिग्री केल्विन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो यार ना है, स्टील, लोहा, कठोर चीज में ही सबसे ज़्यादा होती है ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्टील। 35 नंबर सवाल, ध्वनि का वेग सर्वाधिक जो है होता है किसमें? तो यार ना, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होती है ठोसों में। अभी जस्ट बताएं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का प्रभाव जो है वह कानों में कितने समय रहती है? जैसे हम बोल रहे थे, आपके कानों में सुनाई दे रहा है, तो लगभग 1/10 सेकंड तक आपके कानों तक यह आवाज गूंजते रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1/10 सेकंड। चलिए अगला हम लोग आते हैं, प्रतिध्वनि का क्या कारण है? बहुत ही शानदार सवाल। तो यार ना, प्रतिध्वनि जो है ध्वनि का परावर्तन का कारण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या बढ़ जाए, क्या हो जाएगा? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, फिजिक्स का सवाल ऐसे ही सवाल बनते हैं, वो सवाल छोड़ मतलब भूल जाइएगा कि बहुत ही शानदार एसआई मात्रक, किसका एसआई मात्रक है, वो सवाल बहुत ही कम पूछा जाता है, वो सब भूल जाइए, ठीक है। सवाल ऐसे बनते हैं, ऐसे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल बनते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, अगर कोई झूला झूलते व्यक्ति कोई झूला पर खड़े हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो यार ना, आवर्तकाल घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, खड़ा हो जाने से जल्दी जल्दी झूला झूलने लगता है, तो फिर तो कम ही समय में एक राउंड मार देगा, उसी को तो आवर्तकाल बोला जाता है, तो आवर्तकाल घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तीसरा नंबर सवाल, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए, अगर एक आदमी झूल रहा फिर दूसरा आदमी बैठ जाए तो कुछ होगा? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, आवर्तकाल कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अपरिवर्तित। नेक्स्ट आते हैं, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? बहुत ही शानदार सवाल। तो यार ना, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। 5वां नंबर सवाल, कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह क्या होता है? तो यार ना, केशिका नली में जल का ऊपरी सतह जो है उत्तल होती है। केशिका है, कोशिका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, द्रव का घनत्व जो है अधिकतम होने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाती है? अगर द्रव का घनत्व ज़्यादा है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? तो यार ना, पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कम कैसा होता है? मेनिस्कम होता है, क्या होती है? तो यार ना, उत्तल हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब क्या होती है? तो यार ना, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल,
एक बार पास्कल क्या होता है, तो यार ना एक बार पास्कल 10⁶ पास्कल के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर, किसी वस्तु का भार अधिकतम किस में होती है, तो यार निर्वात में। वस्तु का भार ज्यादातर निर्वात में होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना है, तो यार ना है पृथ्वी का अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/80 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक सवाल। भूअस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो यह रखना है 24 घंटों में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है। बहुत ही शानदार। तो यार ना पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव जो पड़ता है ना गुरुत्वाकर्षण उसी को खींचता है, इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, पृथ्वी का पलायन वेग क्या है। मतलब पलायन वेग मतलब पृथ्वी पर कोई भी वस्तु अगर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में अगर 11 किलोमीटर की स्पीड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी के ऊपर फेंकेंगे तो याद रखना वो वस्तु पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगा। इसी को बोलते हैं पलायन वेग। तो कितना, तो यार ना 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 11 किलोमीटर की स्पीड से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल आते हैं, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। तो यार ना ऊपर से गिराई जा रही तो भार में कोई परिवर्तित नहीं होती है, परिवर्तन। अच्छा, भार जब वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो भार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया ज्योग्राफी में। ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो यार ना है नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो याद रखना एक जेट इंजन जो है एक रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, एक गेंद को क्षितिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षितिज दूरी तय कर सकेगी, तो याद रखना 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है। तो याद रखना वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है घनत्व। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर निर्भर कर, किस ताप पर शून्य हो जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यार ना -273, ये गलत है, -273 है। ठीक है, 273 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 723 में 273 है वो। 21 नंबर सवाल, पारे का तापमापी किस ताप पर प्रयुक्त हो सकती है। तो यार रखना 360 डिग्री में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है। तो यार रखना प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा, मतलब बैगनी रंग सबसे ज्यादा मुड़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। और लाल रंग सबसे कम विचलन होती है, ये हमेशा याद रखना, लाल रंग में सबसे कम और बैगनी रंग में सबसे ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगे सदैव क्या होती है। ध्वनि तरंग, ध से ध्वनि, ध से धैर्य। तो बिल्कुल धैर्य रखे, बहुत सारे कंटेंट यहाँ से मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, अनुधैर्य। 24 नंबर सवाल, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक किसके बराबर होती है, तो उस स्थान पर नवीनतम कोण कितना मान होती है। तो यह रखना है 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर आते हैं, द्रव तरंगों की तरंग धैर्य जो है किस पर निर्भर नहीं करती है। तो बिल्कुल संवेग पर निर्भर करती है, चाल पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर निर्भर करती है, आवेश पर जो है तरंगों की तरंग धैर्य नहीं निर्भर करती है। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, द्रव यानी लिक्विड में जो तरंग है उसकी तरंग धैर्य आवेश पर निर्भर नहीं करती है, बाकी तीनों में करती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है, मतलब ये जो है ना वह एक जगह स्टेबल ही नहीं रहता है। तो कौन सा है, बचपन से पढ़े न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। तो याद रखना एंगस्ट्रॉम जो है ना वह प्रकाश की तरंगधैर्य को मापता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, श्यानता गुणांक क्या एसआई मात्रक क्या होती है, बहुत ही शानदार सवाल। तो यार ना श्यानता गुणांक की एसआई मात्रक जो है पॉइज होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक फैदम किसके बराबर होती है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यार ना एक फैदम जो है 6 फीट के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था, इंपॉर्टेंट सवाल।
टाइपराइटर का स्क्वायर जो है आविष्कार जो है वह सोल्स ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो यार ना जेट इंजन जो है वह रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मानव दाब क्या है? तो यार ना मानव दाब पारे का 70 मिलीमीटर के बीच होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मानक दाब है, ठीक है, पारे का 70 mm होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जा सकती है जाती है? तो यार ना गैसों का जो दाब होती है ना वह मैनोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 34 नंबर, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? तो यार ना वस्तु की मात्रा घनत्व बदल देने पर उसमें मात्रा परिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। मतलब अगर मान के चलो कोई भी वस्तु हम ले लेते हैं, उस वस्तु को आधा कर दिया जाए तो उसका डेंसिटी में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। डेंसिटी तो वहाँ जितना था उतना बढ़ रहा है, रहबे करेगा, और जो आप निकाल लिए वो भी नहीं रहेगा। भार में बिल्कुल कमी आ जाएगा, आयतन में भी कमी आ जाएगा, द्रव्यमान में भी कमी आ जाएगा, घनत्व सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक सवाल है, एनसीईआरटी बेस्ड देख रहे, शानदार शानदार सवाल। 35 नंबर, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो यार ना 310 डिग्री केल्विन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, 310 डिग्री केल्विन होती है केल्विन के मान में। अच्छा, डिग्री सेल्सियस में पूछे तो यार ना 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सब याद रखना है, ठीक है। अच्छा, फॉरेनहाइट में पूछे तो कितना हो जाएगा? लगभग 98 डिग्री फॉरेनहाइट, ये सब याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल आता है, पारा किससे जमता है? कितना डिग्री में पारा जम जाती है? तो यार ना -39 डिग्री सेल्सियस में पारा जम जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37, उच्च तापक्रम को मापने वाले यंत्र किस में मापे जाते हैं? तो यार ना उच्च तापक्रम को जो है वह पायरोमीटर में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग आते हैं, शुष्क सेल किसका उदाहरण है? मतलब कौन सा सेल है शुष्क सेल? तो यार ना शुष्क सेल जो है ना एक प्राथमिक सेल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक सेल। प्रकाश की गति न्यूनतम होती है किस आधार पर? तो यार ना अगर प्रकाश जो है कांच में चला जाए तो उसकी गति जो है न्यूनतम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। तड़ित चालक किस में बनाया जाता है? किस रूप में बनाया जाता है? किस मतलब एलिमेंट से बनाया जाता है? तैयार ना है तांबे से। तड़ित चालक जो है वह तांबे से बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किस यंत्र का काम जो है डायनेमो के कार्य का उल्टा कर देता है? तो याद रखना है मोटर। मोटर जो है ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। याद रखना है मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जबकि डायनेमो जो है ना वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मतलब जस्ट ये दोनों अपने आप में जस्ट उल्टा है। तो बिल्कुल यहाँ यही पूछ रहा है कि डायनेमो का कार्य का जस्ट उल्टा कौन है? तो बिल्कुल विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल आते हैं, चुंबकीय क्षेत्र किसमें मापा जाता है? तो यार अपना चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटोमीटर कहाँ है? मैग्नेटोमीटर नहीं है तो बिल्कुल फ्लक्सोमीटर उसका नाम हो सकता है। हम लोग क्यों ना उसी को याद कर रहे हैं, ठीक है, हटाइए ये सबको। मैग्नेटोमीटर होती है, याद रखना है मैग्नेटोमीटर, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटोमीटर का और एक नाम है क्या, याद है ना? गॉस मीटर, ठीक है। ये सब याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक सवाल बता रहे हैं, बेसिक नॉलेज। गॉस मीटर या मैग्नेटोमीटर ये दोनों जो है ना एक ही चीज है, वह चुंबकीय क्षेत्र को मापता है, चुंबकीय क्षेत्र को मापता है। चलिए अगला सवाल आते हैं, नत्ती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है? 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण जो है वह कितना होता है? तो यार ना लगभग 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। स्कूटर के आविष्कार किसने किया था? तो यार ना स्कूटर से हम लोग क्या बेचने की, मतलब स्कूटर जैसे ही जहन में आता है हम लोग समझ जाते हैं कि वह ब्रॉड बेच रहा है, ब्रेड। तो ब्रेड से ब्रॉड याद रखना। ऑप्शन नंबर ए ब्रॉड शो, इसी के द्वारा स्कूटर की खोज किया गया था। 9वां नंबर सवाल, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने किया था? तो यार ना विक्टर हैस ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो याद रखना नियंत्रित विखंडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है, तो याद रखना है
गामा किरणों के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? आई थिंक सवाल रिपीट हो गया था, एंडरसन ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक सामान्य शुल्क सेल में विद्युत अपघटय होता है, तो यह रखना है या अमोनियम क्लोराइड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अतिचालकता क्या क्या लक्षण है? तो यह रखना उच्च पारगम्यता जो है वह अतिचालकता का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह रखना ऊर्ध्वापातन। अगर कपूर को हम हाथ में रखेंगे ना तो वह पानी नहीं बनेगा, डायरेक्ट हवा में उड़ के गायब हो जाएगा, उसी को ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। किसी भी ठोस को सीधे मतलब द्रव के बिना सीधे गैसों में तब्दील हो जाना ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। कपूर मोस्ट बेस्ट उदाहरण है इसी का, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब वैज्ञानिक आर्किमिडीज किससे संबंधित है, मतलब किस देश से संबंधित है? तो बिल्कुल ग्रीस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। आर्किमिडीज का सिद्धांत किसके जो दिया था हम लोग पढ़ चुके हैं, फिजिक्स का बहुत बड़ा सिद्धांत है, ठीक है, जो पानी से संबंधित है। किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी में डालेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान जितना है उतना ही द्रव्यमान पानी को ऊपर फेंक देगा, मतलब उसका लेवल ऊपर बढ़ जाएगा। यही होती है आर्किमिडीज का सिद्धांत। किस देश से संबंधित है आर्किमिडीज जी? तो ग्रीस से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल, वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता पाई जाती है। तो यूरेनियम जो निम्न समृद्धता पाई जाती है वह यूरेनियम 235। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो तत्व अगर पूछा जाए तो बिल्कुल हाइड्रोजन, आंख मूंद के डाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा, ठीक है, तत्व पूछा जाए। और अगर मेटल यानी लोहा यानी धातु में पूछा जाए, मेटल में पूछा जाए, तो यह रखना है एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम जो है वह सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाई जाती है, ब्रह्मांड में नहीं, पृथ्वी में। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? तो यह रखना, इसके कोण को चुंबकीय दिक्पात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसमें होती है? तो यह रखना है गामा किरणों में सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है, भेदने की क्षमता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गामा किरणों में सबसे ज्यादा भेदन क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या हो जाती? दिन की अवधि कम हो जाती। ऑप्शन नंबर ए रिपीट हो गया सवाल। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परिवर्तित किरण जो है वह उसका घूर्णन कितना होगा? तो यार 2 थीटा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो जानना अवरक्त किरणों की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होती है? तो याद रखना एक एंगस्ट्रॉम जो है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर, निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होती है? तो याद रखना बैगनी रंग का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा विचलन क्षमता बैगनी रंग का, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक क्षमता बैगनी रंग का, सबसे कम तरंगदैर्घ्य क्षमता जो है बैगनी रंग का, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, उष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो याद ना उष्मा का सर्वोत्तम चालक जो है पारा होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खाना पकने वाला बर्तन कैसा होना चाहिए? तो याद ना खाना पकने का बर्तन जो है वह कैसा होना चाहिए? तो याद ना उच्च विशिष्ट उष्मा और निम्न चालकता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर, किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा क्या होती है? तो यानी किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक जो है वह हमेशा ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यार ना पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो है वह 24 घंटे में होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, लिफ्ट की खोज किसने किया था? एक लिफ्ट का बहुत ही बड़ा कंपनी है, उसको कंपनी का नाम है ओटिस, ठीक है। और कंपनी जो है ना पूरा वर्ल्ड में चलता है, और यही ओटिस किस नाम पे रखा गया? जिसने लिफ्ट की खोज की थी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ओटिस। लिफ्ट की खोज ओटिस ने किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में ऊर्जा क्या होती है? तो यार उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में दोनों ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा भी और गतिज ऊर्जा भी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल। ऐसे सवाल बहुत ही कम ज़्यादा मतलब देखे होंगे आप, तो सवाल ऐसे बनते हैं रेलवे एग्जाम के में। ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा
ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी वस्तु का ध्वनि का वेग जो है 332 मीटर प्रति सेकंड है, मतलब उस ध्वनि पर तापमान, किस तापमान पर यह होती है, तो यह ना 0 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल आते हैं, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है, तो यार ना गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या हो जाता है, तो यार ना बर्फ पिघलने से आयतन घट जाएगा, ये बिल्कुल हमेशा याद रखना। बर्फ जितना मतलब कठोर होगा उसका आयतन और बढ़ेगा, जितना घटेगा उसका आयतन और घट जाएगा। जैसे एक बोतल में पूरा फुल्ली पानी भर दीजिए, ठीक है, तो आयतन फिक्स उतना है। अगर उसी को ठंडा कर दिया जाए तो आयतन बढ़ेगा, नहीं तो देखना बोतल अगर कहीं कहीं फट जाता है, ठीक है, तो आयतन बढ़ रहा है ना, फट जा रहा है, नहीं तो पानी तो उतना ही है। तो बिल्कुल जब बर्फ बनेगी तो आयतन बढ़ेगा, बर्फ पिघलेगी तो आयतन घटेगा, ये हमेशा ध्यान में याद रखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल आते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसका है, तो यार ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई ऊर्जा का है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होती है, तो यार ना दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वेंचुरी मीटर से ज्ञात किया जाता है, तो यार ना वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह की दर को ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो इसमें स्थित तो व्यक्ति का भार क्या होता है, तो यार ना अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग आते हैं कि रबड़ के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही शानदार और बहुत जबरदस्त सवाल है। रबड़ के संश्लेषण में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं नियोप्रीन का। ठीक है, तो ऑप्शन तो यहाँ नहीं मैच कर रहा है, आइसोप्रीन बोल दिया। ठीक है, तो नियोप्रीन याद रखना है, नियोप्रीन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है तो नियोप्रीन। नेक्स्ट आते हैं, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है, तो यार ना तांबा मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा होता है, याद रखना एपेडिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। मोमबत्ती का जलना, अच्छा शानदार सवाल। अगर जल रहा है तो फिक्स से जल के खाक हो जाएगा, राख हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब वो पुनः अपने पैतृक अवस्था में नहीं आएगा। इसी को तो रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। लेकिन मोमबत्ती का पिघलना अगर बोला जाता तो उस आधार पे हम भौतिक परिवर्तन लिखते हैं, फिजिकल रिएक्शन, याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जलना है रासायनिक परिवर्तन, पिघलना रहता तो भौतिक परिवर्तन राइट आंसर हो जाता। आतिशबाजी में हरा रंग, आतिशबाजी में जो हरा रंग होती है वह बेरियम के कारण होती है और लाल रंग एस्ट्रोंसियम के कारण। ये हमेशा जहन में याद रखना, बहुत ज़्यादा बार ये सवाल पूछा जाता है। आतिशबाजी में मतलब पटाखा हम लोग जो फोड़ते हैं, जैसे शादी होती है पटाखा फोड़ते हैं, उस जगह पे हरा जो रंग चिंगारी निकलती है ना, हरा रंग, वह बेरियम के कारण होती है। ठीक है, बेरियम के कारण। दूसरा में रॉ है और याद रखना है यहाँ भी दूसरा में रॉ है, इसे याद रख सकते हैं। तो बेरियम के कारण जो है वह हरा रंग होती है। अच्छा, लाल रंग अगर पूछा जाए तो एस्ट्रोंसियम के कारण लाल रंग होती है, ये हमेशा याद रखना। अगला सवाल, कपूर किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, तो यार रखना कपूर जो है ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो यार ना सोना देखते हैं कभी, मतलब मुक्त अवस्था में क्यों पाया जाता है, ताकि वह मतलब हवा के साथ ना रिएक्शन जल्दी नहीं करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुराने तेल चित्रों को रंगों को फिर से उभरने का काम कौन करता है, तो यार ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है, तो यार ना क्रोमियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो यार रखना हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोना किस अम्ल में घुल जाती है, अम्लराज, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सोना जो है अम्लराज में घुल जाती है, एक्वारेजिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दियासलाई में प्रयुक्त होते हैं, दियासलाई जो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं ना लाइट जलाने के लिए, दियासलाई, वह इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, लाल फास्फोरस का। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बेसिक नॉलेज है। ठीक है, अगला सवाल, युद्ध में प्रयोग किए जाने वाला गैस ल्यूसाइट जो है वह बनाई जाती है किसमें, तो याद रखना एसिटिलीन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिलीन। नेक्स्ट आते हैं, लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में बदल दे, वह कौन सा होता है, तो याद रखना मल्टोज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। लार में पाया जाता है एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है, कौन, तो यार ना मल्टोज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोल में कौन सा विषैला मिश्रित पदार्थ पाया जाता है, तो यार ना टेट्राइथिल लेड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क धुलाई में कौन सा काम आता है,
ड्राई क्लीनिंग में क्या काम आता है? तो यार ना बेंजीन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दवा बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, ये तो बेसिक नॉलेज है, ऑप्शन नहीं दिख रहा ना, तो बिल्कुल सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। बेंजोइक अम्ल का भी इस्तेमाल करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का भी इस्तेमाल करते हैं, ये हमेशा याद रखना। अगला सवाल, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक पाए जाते हैं? तो यार ना कार्बन, कार्बन तो सबसे ज़्यादा मिलता है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो हैबर विधि के द्वारा जो है वह अमोनिया के निर्माण में लोहा के उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो यार ना नीला स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रेयन रेसे तैयार किए जाते हैं, रेयन रेसे जो है सेल्यूलोज से तैयार किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर, नाभिक का आकार कैसा होता है? 10⁻⁻10 मीटर होती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से अस्थायी कण कौन सा है? तो न्यूट्रॉन, बिल्कुल न्यूट्रॉन जो है वह अस्थायी, नहीं रुकिए, हाँ न्यूट्रॉन हो जाएगा, ठीक है न्यूट्रॉन। अस्थायी कण इलेक्ट्रॉन भी होती है, न्यूट्रॉन हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, किसी परमाणु के गुण निर्भर करती है? तो यार ना है वह इलेक्ट्रॉनों की संरचना पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो यार ना विटामिन B12, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो याद रखना सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और सबसे भारी धातु ओस्मियम, याद रखना। अगला सवाल, वसा विलय होते हैं, वसा जो विलय होते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड में वसा मिल जाते हैं, ठीक है। वसा किस में मिलन है? विटामिन के आधार पर देखा जाए तो वसा जो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, याद रखना। एडक विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन के, ये जो है ना विटामिन, ये वसा में घुलनशील है, ये हमेशा याद रखना। और विटामिन बी और विटामिन सी ये पानी में घुलनशील है, सब याद रखना। अगला सवाल, एस्प्रिन किस में बनाई जाती है? एस्प्रिन जो है थैलिक अम्ल से तैयार किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल से जो है रासायनिक तैयार किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। सबसे भारी धातु कौन सा है? यार ना ओस्मियम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एस्ट्रोमाइसिन की खोजकर्ता कौन है? तो यार ना एस्ट्रोमाइसिन की खोजकर्ता बॉक्समैन है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। जल की शुद्धिकरण किया जाता है, तो यार जल की शुद्धिकरण क्लोरीन के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है? तो यार ना है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला किस पर स्थित है? तो याद रखना राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है वह किस पर स्थित है, कहाँ स्थित है? और पूना में, मुंबई, पूना, महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। अच्छा, फ्रेयॉन का रासायनिक नाम क्या है? फ्रेयॉन का रासायनिक नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर, टेफ्लॉन किसका बहुलक है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल। तो यार टेफ्लॉन जो है वह टेट्राफ्लोरोमेथिन का बहुलक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संश्लेषित रेशा क्या है? तो यार संश्लेषित रेशा रेयॉन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो यार ना हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल का इस्तेमाल करते हैं कांच में लिखने के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो यार ना वाष्पीकरण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे अस्थायी तत्व है? सबसे अस्थायी तत्व कौन सा है? तो यार ना सीसा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? अक्रिय गैस जो है 18वें समूह में पाया जाता है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है, 18वें समूह। इसकी खोज जो है वह सीले के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, रैमजे था ना, रैमजे। अक्रिय गैसों यानी इनर्ट गैस भी कहा जाता है, ठीक है, अक्रिय गैस को इनर्ट गैस भी कहा जाता है। 18वें समूह में पाए जाते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, ठीक है, जेनॉन, ये सारे जो है ना यह इसी को अक्रिय गैस कहा जाता है। सबसे अंतिम समूह में पाया जाता है, ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसकी खोज रैमजे ने किया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
इसका अष्टक हमेशा पूरा रहता है। तीसरा नंबर सवाल, खाना को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट हो जाते हैं? याद रखना विटामिन, विटामिन बहुत ज़्यादा खत्म हो जाते हैं खाना पकाते समय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? बिल्कुल जल में। पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है, ये हमेशा याद रखना। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है गैस, जो यह जो है वह चांदी की सतह को काला कर देता है। तो बिल्कुल ऑप्शन, अच्छा ओजोन भी करता है, ओजोन भी करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी करता है, ये हमेशा याद रखना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, यूरिया में नाइट्रोजन होती है, तो यार ना यूरिया में नाइट्रोजन 46% होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा होता है? याना निकेल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट सवाल, मूंगफली के जो तेल है वह हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक का नाम निकेल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अच्छा, आतिशबाजी में लाल रंग, अच्छा सवाल हम बताए थे, सवाल पूछ दिया है, स्ट्रोंसियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरा रंग बेरियम के कारण याद रखना, और लाल रंग याद रखना है स्ट्रोंसियम के कारण चमकती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9 नंबर सवाल आते हैं, अम्ल व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो यार ना लवण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो यार ना उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण और जल बनते हैं, अम्ल क्षार से लवण और जल बनते हैं, उसी को उदासीनीकरण का अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। सबसे शुद्धतम जल कौन सा है? तो यार ना सबसे शुद्धतम जल जो है वर्षा के पानी है, सबसे शुद्ध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल जो है वह उदासीन होता है, ठीक है, उदासीन होता है, लगभग इसका पीएच का मान 7 होती है। नेक्स्ट आते हैं, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सा है? तो यार ना क्लोरोक्वीन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने के लिए क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। किस में कार्बन की प्रतिशत सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो यार ना कच्चा लोहा, कच्चा लोहा में सबसे ज़्यादा जो है पाया जाता है कार्बन, लगभग 4 से 5% पाया जाता है, ठीक है। कच्चा लोहा यहाँ तो नहीं है, ठीक है, तो कच्चा लोहा में से याद रखना। अगला सवाल, ढलवा लोहा इसी को कहा जाता है क्या? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, तो यार आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है वह ताप पर निर्भर करती है, टेम्परेचर पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 16 नंबर सवाल, कुकिंग गैस का मिश्रण कौन सा है? मतलब एलपीजी, घर में हम लोग जो गैस सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो इसमें कौन कौन से गैस पाया जाता है? तो यार ना है उसको उठाने में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, मतलब बीपी बढ़ जाएगा उठाने में, बहुत ज़्यादा ताकत, बीपी। बी से ब्यूटेन, पी से प्रोपेन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, याद रखना, कुकीज गैस यानी एलपीजी में, और उसमें एक गैस मिलाया जाता है, याद रखना है उस गैस का नाम कौन सा है जिससे हमको गंध से पता चलता है, वह अगर खुला रहता है तो गंध से पता चलता है, ठीक है, वह गैस का नाम क्या है? ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बहुत ही बेसिक सवाल पूछे हैं। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो बिल्कुल हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, और हीरे किस आधार पर चमकता है? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर हीरे में चमक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अच्छा हाइड्रोजन के 3 होते हैं, ये याद रखना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, ऑक्सीजन के 2 समस्थानिक, सब जहन में याद रखना। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होती है? तो यार ना आयन के कारण। ये हमेशा बहुत ही बेसिक नॉलेज है, बहुत ही बेसिक नॉलेज, इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। जो हम लोग धातु में तार बिजली प्रवाह होती है ना, वह आयन के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जल सीसा का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र कौन सा है? यानी जल सीसा का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर ए Na2SiO3 होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होते हैं? यार ड्यूटेरियम के नाभिक में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि ड्यूटेरियम जो है ना, यह क्या होती है, यह हाइड्रोजन का समस्थानिक है, तो इसीलिए एक ही न्यूट्रॉन होगा, एक ही प्रोटॉन होगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। यूरेनियम के समस्थानिक कौन सा होता है? तो यार ना यूरेनियम के समस्थानिक है ना 238 होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? सवाल पूछ दिया, तो यार ना हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया था? बहुत ही बेसिक सवाल किया,
अनिश्चितता का सिद्धांत के प्रतिपादित हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या हो जाएगा? तो यार ना स्थिर ताप, अगर ताप स्थिर है, स्टेबल है, उसके गैस के आयतन को अगर कम कर दें तो दाब जो है ना, दाब क्या हो जाएगा? तो याद रखना दाब जो है बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है? तो यार ना परमाणु भट्टी में जो है वह कौन सा ईंधन का इस्तेमाल करते हैं? तो यार ना यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुई थी 1984? बहुत ही भयावह, अभी हाल ही में जो गैस त्रासदी हुआ था जयपुर अलवर राजस्थान में, वो भी बहुत ही खतरनाक एकदम दुखमय हुई थी। वो तो हालांकि मतलब एक ये था, टैंकर गाड़ी जो टकरा गई थी बस से, वही उसी के कारण हुआ, लगभग 12 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, चलिए तो हम लोग टॉपिक में आते हैं। भोपाल गैस त्रासदी सन 1984 में हुई थी। यह इस गैस में मतलब एक फैक्ट्री था, वहाँ पर गैस का रिसाव हो गया था। वह कौन सा गैस था? तो उस गैस का नाम था मेथाइल आइसोसाइनेट। ये हर सवाल, ये जवाब जब तक हमको लग रहा है दुनिया रहेगा ना तब तक ये सवाल पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा बार यह सवाल पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट आते हैं, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो यार ना सिंदूर का रासायनिक नाम जो है पोटेशियम नाइट्रेट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन नंबर बी मर्क्यूरिक सल्फाइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। कैसे याद करें? मरने के बाद तो सिंदूर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब दिल में नहीं लेना है, बस ऐसे याद करने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारी भारतीय की परंपरा भी है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? बहुत ही शानदार बेसिक सवाल। तो यार ना रेडियो कार्बन डेटिंग से जो है इस्तेमाल होते हैं जीवाश्मों की आयु की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सूर्य की किरणों में कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो यार ना इंफ्रारेड किरणों के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, ताप की केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो याद रखना है 373 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोरतम धातु है? सबसे कठोर धातु जो है प्लेटिनम होती है। ऑप्शन नंबर सी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 33 नंबर सवाल, निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो यार ना फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? तो यार ना बॉक्साइट का रासायनिक नाम जो है वह कौन सा है? तो हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो यार ना मोनोजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 36 नंबर, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? बहुत ज्यादा बार पूछा गया, जब तक रहेगी सूरज चांद तब तक ये भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, धातु जो है कौन सी है जो कमरे के तापमान में द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। और धातु अगर पूछ देता तो पारा, ये हमेशा याद रखना। यहाँ अधातु है कमरे के तापमान में द्रव अवस्था तो ब्रोमीन, अगर यह सिर्फ धातु रहता, यह सिर्फ धातु तो पारा हो जाता राइट आंसर। अगला सवाल, रेडियम प्राप्त किए जाते हैं, रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लैंड से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। 38 नंबर सवाल आते हैं। ठीक है, और अंतिम सवाल बचा हुआ है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए किया जाता है? तो यार ना सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं दर्पण को चमक देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आज के इस महामैराथन क्लास का अंतिम सवाल, सबसे आधार्त वर्धनीयता धातु कौन सी है? तो यार ना सबसे आधार्त वर्धनीयता धातु जो है सोना होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग 200 सवाल, लगभग 200 सवाल, लगभग 200 से भी ज़्यादा सवाल हम लोग देख लिए टोटल मिला के। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप सीरियसली रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली अगर आप सरकारी दफ्तर में अपना कदम रखना चाहते हैं, अपनी माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपना जो अपनी समस्या से निदान पाने के लिए, सक्सेस होने के लिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर सवाल हर कंपटीशन एग्जाम में देखना बहुत जरूरी है। और हम हर कंपटीशन एग्जाम जो है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रीवियस ईयर सवाल आपके सामने इसी यूट्यूब चैनल, हमारे आज के फैमिली मेम्बर में, इसी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में मिलती है। तो आज हम जरूर आप हमारे फैमिली मेंबर के रूप में अपना नाम दर्ज कर लीजिएगा, मतलब कहाँ जाए तो सीधा सीधा बोल रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू अगेन।